Good evening, beta. Good evening to all of you. Good evening, good evening. Good evening, बच्चे. Good evening. कल की क्लास में क्या कर रहे थे हम लोग? हम लोगों ने फंक्शन जस्ट स्टार्ट किया था, राइट? फंक्शनैलिटी ऑफ अ रिलेशन थोड़ा डिस्कस किया था कि व्हेन डज अ रिलेशन बिकम फंक्शन. गुड इवनिंग अक्षत बेटा. गुड इवनिंग. तो शैल वी बिगिन? आज हम लोग को फंक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा खत्म करना है. मीन्स वी हैव टू लर्न the representation of function and testing whether a given relation is function or not. Great. तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि डू यू रिमेंबर द कंडीशन ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ रिलेशन? कोई रिलेशन अगर है सेट सेट एक्स से सेट वाई पर डिफाइंड है तो वो फंक्शन कब होगा? मीन्स हम बोल रहे हैं इफ अ रिलेशन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, then when does it become function? When does a relation from x to y is a function? तो प्रणत ने बोला कि yes, if it has output for each input and there is exactly one output for each input. तो पहली कंडीशन है when it satisfies the first condition that for every x, for each x belonging to capital X, there is a y belonging to capital Y such that y is related with x through that relation. हर इनपुट से इस सेट फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक इमेज होगी जो y में लाई करेगी. दूसरा, फॉर नो x belonging to capital X, there is more than one image in y. ये दो कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो हम बोलते हैं कि रिलेशन f फ्रॉम x टू y इज अ फंक्शन. तो ये फंक्शनैलिटी के लिए ये दो कंडीशन नेसेसरी है. ओके जी. जैसे अगर मैं बोलूं कि if capital X is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and capital Y is equal to set X such that X belongs to natural number and X is less than 30, then Fx is equal to x square minus 3 is function from x to y. Function from set x to y. Is it true or false? तो क्या आंसर होगा आपका? तो आप फटाफट बोलोगे कि भाई ऐसा है कि लेट अस चेक वेदर देयर इज एन आउटपुट फॉर ईच इनपुट और नॉट. तो you'll see f1. हम्म हम्म हम्म
तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 5 है। F2 क्या होगा? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 minus 3 5, तो this is related to 5. F3 is related to 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 minus 3 15. F4 is related to 32 29. F5 and F1 has no image. F of 1 via this definition, it is -1, does not belongs to Y, and F of 5 47 does not belongs to Y. So हम क्या बोलेंगे? F of 1 and F of 5 not defined, and therefore F is not a function from X to Y. X सेट से Y सेट पर ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब एग्जैक्टली अगर ये ऐसा कर दिया जाए, किसी सेट को थोड़ा सा ऑल्टर कर दिया जाए और कुछ ऐसे डिफाइन कर दिया है, 1 यहाँ हटा दे, मान लो डोमेन को थोड़ा सा चेंज कर दें, डोमेन फर्स्ट सेट को, और अब बोले, ठीक है, अब इसको बोल दिया और कोडोमेन को नहीं हटाया, अब क्या है, ये 5 भी हटा दे, अब बोलो, अब ये फंक्शन होगा कि नहीं? अब ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें लास्ट क्लास में डिस्कस हो गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते जी। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि फंक्शन को एक मशीन जैसा समझना चाहिए, मतलब रिलेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ मशीन in which there is an input and corresponding to input there may be outputs, right? अगर किसी मशीन में इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट नहीं है, किसी स्पेसिफिक इनपुट का आउटपुट नहीं है, या किसी स्पेसिफिक इनपुट के मोर देन वन आउटपुट है, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि मशीन इज नॉट फंक्शनल, है ना, इट इज स्टैंड बाय, इट इज नॉन ऑपरेशनल। और अगर मशीन ऐसी है जिसके हर एक इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट है और हर एक इनपुट से सिर्फ एक आउटपुट है, तो हम बोलते हैं कि मशीन इज फंक्शनल। और जो मशीन फंक्शनल है उसी रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो मशीन मॉडल रिलेशन का क्या है या फंक्शन का क्या है वो मैं बता रहा हूं। मशीन मॉडल में एक सेट कैपिटल एक्स जिसको सेट ऑफ इनपुट बोलते हैं, स्मॉल एक्स इज द इनपुट बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इनपुट कैपिटल एक्स। ये इनपुट मशीन एफ को मिलेगा, ये मशीन इस इनपुट को लेकर के अपने रूल या अपने मेथड के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आउटपुट जनरेट करेगी y बिलोंगिंग टू कैपिटल Y। तो ये मशीन कुछ नहीं कर रही, उसका एक अपना रूल है, एक लॉ है, एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वो x कैपिटल x के एलिमेंट को कैपिटल Y के यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट करती है, रिलेट करती है। इफ अ प्री इमेज इज डिनोटेड बाय स्मॉल x एंड इमेज इज डिनोटेड बाय y, कि x इनपुट से y आउटपुट आ रहा है, तो हम इसको लिखते कैसे? वी राइट y इज f इमेज ऑफ x, और f इमेज ऑफ, है ना, f इमेज को साइलेंट कर देते हैं और बोलते हैं f ऑफ x, और उसी को लिखते हैं f ब्रैकेट x। तो y इज f ऑफ x, y इज इमेज, ये कैपिटल Y को डोमेन का एलिमेंट होगा, x इज अ प्री इमेज और वो डोमेन का एलिमेंट होगा, and it is called as a function of x and abbreviated as y is f of x। क्या पढ़ोगे? f of x, जैसे आप बोलते हो ना, ऐसे बोलते हो y is equal to x स्क्वायर, तो आप क्या पढ़ते हो इसको? स्क्वायर ऑफ x, ये स्क्वायर फंक्शन है। जैसे आप बोलते हो y is equal to 1/x रेसिप्रोकल ऑफ x, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। जैसे आप बोलते हो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x, तो आप बोलते हो स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो ऑफ x हमेशा आएगा, देखो कहीं लिखते हो y इज इक्वल टू साइन x, तो ये क्या है? साइन ऑफ x, ऐसे पढ़ते हैं।
तो ऑफ को एब्रीविएट कर देते हैं एक्स स्क्वेयर 1/x रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स साइन एक्स, ऐसा बोलते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक तो हो गया। इस सबको बोलते हैं बेटा, इसको इसको बोलते हैं, यहां लिख दो, एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शन को दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, तो नीचे मेंशन कर दो, व्हेन y is clearly expressed, y is clearly expressed in terms of x, in terms of x। जब y x के टर्म में क्लियरली एक्सप्रेस्ड है, ट्रिवियली, एक्सप्लिसिट मतलब होता है ऑब्वियस, विजिबल, ठीक है, तो उसको एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। जैसे ये सब एक्सप्लिसिट फॉर्म है, ये भी एक्सप्लिसिट है, ये भी एक्सप्लिसिट है, ये भी एक्सप्लिसिट है, ये भी एक्सप्लिसिट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x+4, तो ये क्या है, एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन है। y इज इक्वल टू 2 raised to the power x-1, एक्सप्लिसिट फॉर्म है, एटसेट्रा। इम्प्लिसिट क्या होता है वो भी लिख लो, इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन। इम्प्लिसिट का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है, एनीवन कैन टेल मी, कैन एनीवन टेल मी? इम्प्लिसिट का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है बताओ, अगर तुम्हें याद हो तो, किसी को पता है तो बोलो। इम्प्लिसिट मतलब ठीक है, अक्ल लगाई राघव ने, ठीक है। when y is not clearly expressed, ठीक है, इनडायरेक्टली है, इन टर्म्स ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा बेटा। जैसे अगर मैं बोलूं कि वाई स्क्वेयर माइनस 3xy प्लस 2x² इक्वल टू 0। अब यहां y और x में रिलेशन तो है, बट वो रिलेशन क्लियरली एक्सप्रेस्ड नहीं है, हिडन है, इनडायरेक्ट है। और उसके लिए क्लियर फॉर्म में लाने के लिए हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो ये आएगा, इसका मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो y माइनस 2x इंटू वाई माइनस एक्स करना पड़ेगा, है ना। तो वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स वाई माइनस 2xy प्लस 2x², तो दिस इंप्लाइज इससे y इज इक्वल टू 2x और y इज इक्वल टू x। ये दो फंक्शन एक्सप्लिसिट फॉर्म में विजिबली दिख जाएंगे। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट जो है वो फंक्शंस नहीं है, दे आर द वे ऑफ प्रेजेंटिंग फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, नोटेशन, नोटेशन आपको समझ में आ गया कि नोटेशन फंक्शन का f फ्रॉम x सेट टू y सेट ऐसे लिखा जाता है, या इसी को ऐसे भी कभी कभी लिखते हैं, इसको एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फॉर्म जो है ना, इसको f(x, y) भी लिखते हैं बेटा, f(x, y) को 0, एनी एक्सप्रेशन कंटेनिंग x एंड y इक्वेटेड टू 0, राइट। और ये जो है, ये वाला फॉर्म जो है, ये एक्चुअली y इक्वल टू fx है, y इक्वल टू f ऑफ x, ये एक्सप्लिसिट वे है, ये एक्सप्लिसिट वे है और ये इम्प्लिसिट वे है। और कहीं अगर f(x to y) लिख रही है तो नोटेशन है, ठीक है। इसमें कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, x सेट एरो y सेट और यहाँ f, और पढ़ते हैं x इज मैप्ड टू y,
वाया एफ, इसीलिए फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं। दैट इज वाई देयर, दैट इज, ऐसे लिख दो, दैट इज वाई फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज मैपिंग। फंक्शन इज ऑल्सो नोन या कॉल्ड एज मैपिंग। तो बिकॉज अभी आप फंक्शन को बिगिन कर रहे हो तो आपको पूरी डिटेल उसका जो टर्मिनोलॉजीज है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो मशीन मॉडल समझ में आ गया। फॉर ईच इनपुट देयर इज एन आउटपुट। इनपुट को इमेज, प्री इमेज बोलते हैं और आउटपुट को इमेज बोलते हैं। और इसको y इज f इमेज ऑफ x को y इज इक्वल टू f ऑफ x बोलते हैं। इसके दो प्रेजेंटेशन है, क्लियर है। अगर आपको कुछ भी पूछना है रिगार्डिंग दिस तो प्लीज लेट मी नो एनीथिंग विच यू लाइक टू आस्क। Anybody who likes to ask something, raise your hand and unmute करके पूछ सकते हो आप बेटा। अगर कोई क्वेरी नहीं है तो लेट मी मूव अहेड। ठीक है, ठीक है, दे देता हूं मैं। इम्प्लिसिट के कुछ एग्जाम्पल अभी देंगे बेटा, अभी डिस्कस करते समय देंगे। चलो, तो बाकी सारी बातें क्लियर हैं। ग्रेट, नोट कर लिया है। इम्प्लिसिट के कुछ एग्जाम्पल्स मैं और दे दे रहा हूं, इसको हटा देते हैं, राइट। जैसे ऐसा दे दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये सब जो है वो इम्प्लिसिट फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ implicit function। implicit को explicit बनाने के लिए आपको फंक्शन को y को क्लियरली x के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। मतलब implicit वाला जो रिलेशन है उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हाँ, implicit फॉर्म को explicit फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉट ऑलवेज, most of the time, in many cases, not always, in many cases they can be converted to implicit form, explicit form। मैंने बोला हमेशा नहीं कर सकते, बहुत सारे केस में आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। वो डिपेंड करता है कि उसका रिलेशन कैसा है। जैसे ये केस में कर सकते हैं। इस केस में मैं इसको लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप रूट लोगे, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर रूट वाई स्क्वायर मॉड वाई होता है बेटा, तो यहाँ से मॉड वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से दो आ जाएंगे, एक y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर और एक नेगेटिव ऑफ रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो या तो ये दो केसेस बन जाएंगे। तो ऐसे कुछ केसेस में कर सकते हैं, इसमें भी कर लेंगे। इसमें करना यहाँ भी पॉसिबल है, क्वाड्रेटिक है तो किया जा सकता है। बट अगर कहीं क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, बाई क्वाड्रेटिक 5 डिग्री या उससे हायर डिग्री का पॉलिनोमियल है तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एनीवे आगे चलते हैं, अब बहुत बातें डिस्कस हो गई इसमें। तो एक्सप्रेशन जो है, जो फंक्शन का एक्सप्रेशन है, मैंने बताया उसको लिखने के दो तरीके हैं। एक y इक्वल टू एफ एक्स जिसको एक्सप्लिसिट फॉर्म बोलते हैं, और एक f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 जिसको हम इम्प्लिसिट फॉर्म बोलते हैं। एक क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन दिया कि अ रिलेशन f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट x टू y सच दैट कैपिटल X set is 1, 4, 9 and 16,
capital Y set consists of element Y belongs to integer and magnitude of Y is less than equal to 10. Then mention the images domain range for the following definition of x. अब मैं कुछ फंक्शन की डेफिनेशन दे रहा हूं, आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बताना है, फंक्शन है कि नहीं, ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, और अगर और उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है. ठीक है, और उसको एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. फटाफट जल्दी से लिखिए, क्विक. तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम हर एक को डिनोट करते हैं. 3 रिलेशन दिए हुए हैं तो मैं 3 डायग्रामेटिक फॉर्म लिखने जा रहा हूं. एलिमेंट्स क्या क्या है जी, तो 1 4 9 16, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है. एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, फर्स्ट को कर रहे हैं. तो रूट ऑफ 1 इज 1, 1 is related to 1. Root of 4 is 2. f of 2 है ना, इसको f of 1 भी बोलते हैं, f इमेज ऑफ 1, इसको f इमेज ऑफ 2 भी बोलते हैं, f इमेज ऑफ 4, f4. ऐसे ही फटाफट लिखते हैं, एक जल्दी करिए. f of 9, f of 9 is 3, f of 16 is 4. तो ये f9 है और ये f16 है. तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका डोमेन क्या है, हर एक इनपुट से आउटपुट है, तो ये इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है. बेटा अब इस स्टेज पे आके ऐसी बात मत बोलो, मैंने क्लास में आपको बताया हुआ था कि किसी फंक्शन के, किसी भी नंबर के, किसी भी पॉजिटिव नंबर के 2 स्क्वायर रूट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. एक को, जैसे मान लो नंबर एक्स है, एक रूट एक्स और एक माइनस रूट एक्स. रूट एक्स हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट को डिनोट करता है, और माइनस रूट एक्स हमेशा ये रूट माइनस एक्स नहीं, माइनस ऑफ रूट एक्स, आई एम वेरी सॉरी, ये नेगेटिव स्क्वायर रूट है. तो जहां कहीं भी ये सिंबॉलिक नोटेशन है, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट का नोटेशन है, इसको याद रखना हमेशा. अब फिर से वही गलती कर रहे हैं. ठीक है, और ये सिंबॉलिक नोटेशन का प्रॉपर्टी क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड ऑफ एक्स, एंड मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता. ठीक है, तो आई होप मैंने स्क्वायर रूट के बारे में आपको बताया था जिस दिन हमने स्क्वायर रूट और स्क्वायर का लॉ पढ़ा था इनइक्वालिटी में. ठीक है, तो इसलिए केवल पॉजिटिव वैल्यू मैं ले रहा हूं. एफ एक्स इक्वल 2x माइनस 5, इसमें बताओ f1 क्या होगा. हाँ, तो इसका डोमेन रेंज सारा कुछ हो गया ना, तो इसका डोमेन क्या आया, तो डोमेन सेट आ गया 1 4 9 एंड 16. इसका कोडोमेन रेंज क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन कम्स आउट टू बी, तो जो आउटपुट का कलेक्शन है 1 2 3 4. रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन है ना, रेंज इज अ सबसेट ऑफ y, सो इट इज क्लियरली कैसा फंक्शन है बेटा, ये 1 1 एंड इनटू फंक्शन. हाँ, 1 1 एंड इनटू मतलब इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव बट नॉन सर्जेक्टिव. ऐसे हर एक में थोड़ा रिवीजन भी होता जाएगा जो आप पढ़े हो पीछे, है ना. सर्जेक्टिव फंक्शन, ग्रेट.
पहला हो गया बी पार्ट। डायग्रामेटिक फॉर्म समझ में आ गया। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में इसी को लिखना होगा तो ये ऐसे लिखा जाएगा 1,1,1 ऑर्डर्ड पेयर, 4,2 ऑर्डर्ड पेयर, 9,3 ऑर्डर्ड पेयर, 16,4 ऑर्डर्ड पेयर। ये उसी फंक्शन f का एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है। तो एक रिप्रेजेंटेशन है ये डायग्रामेटिक, और ये एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। और कौन कौन से तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं? ये क्या है? ये एनालिटिकल फॉर्म है, ये एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, एनालिटिकल इक्वेशन के फॉर्म में। और एक ग्राफिकल, ग्राफिकली अगर इसी रिलेशन को ग्राफिकली दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? इसी फंक्शन को ग्राफिकली दिखाना है तो हमें वो चारों पॉइंट का ग्राफ बना के दिखाना पड़ेगा। चारों पॉइंट को मतलब 1,1 प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है, 1,1 प्लॉट करना पड़ेगा। इसी तरह से 4,9 भी प्लॉट करना पड़ेगा, 4,9, 4,2 सॉरी, 1 के बाद 4,2 प्लॉट करना पड़ेगा। ऐसे ही 9,3 प्लॉट करना पड़ेगा, और 16,4 प्लॉट करना पड़ेगा ऐसे। तो ये कुछ ऐसे, ये ऐसे इस तरह से ऐसे इंक्रीज करता हुआ ऐसे पैराबोला होगा, जिसपे हम सारे एलिमेंट नहीं, सिर्फ हमें कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं। तो ये 4 पॉइंट्स होंगे ऐसे। तो बिकॉज आपने डोमेन जो दिया ना, इसका डोमेन, इसका क्या दिया? सिर्फ 4 इनपुट दिए। अब मान लो, ये समझो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर डोमेन, अगर मैं इस सेट को चेंज कर दूं और सेट ऐसे लिख दूं, क्या कि कैपिटल एक्स इज क्लोज इंटरवल 0 to 16, और कैपिटल वाई जो है इसको मैं रियल सेट कर दूं, सेट ऑफ रियल नंबर, तब उस समय इसी फंक्शन का ग्राफ चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको इन्फिनाइट इनपुट मिलेंगे। तो अब ग्राफ ऐसा ऐसा पूरा एक पैराबोला आएगा, ऐसा कंप्लीट पैराबोला आ जाएगा ऐसे, क्योंकि इन्फिनाइट नंबर ऑफ डॉट्स का कलेक्शन होगा वो, और उसी डॉट्स पर ये पॉइंट भी आएंगे। हाँ, नीचे वाला नहीं आएगा क्योंकि रूट फंक्शन है तो आउटपुट नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। बट अगर यही, जैसे ये y इज इक्वल टू रूट एक्स है, समझ रहे हो, अगर इसी का स्क्वायर करके वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कर दे तो इसमें दोनों फंक्शन आएंगे। ये इम्प्लिसिट फॉर्म हो गया, इसको करेंगे तो इसका दो फॉर्म आएगा, एक y इज इक्वल टू रूट एक्स आएगा और एक y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स आएगा फैक्टर करने के बाद। तब उसका ये नीचे वाला भी ग्राफ आ जाएगा ऐसे, ऐसे ये नीचे वाला पोर्शन भी आ जाएगा, तब वो कंप्लीट पैराबोलिक ग्राफ बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैं डिटेल बता रहा हूँ कि फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के चारों तरीके हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सारा कनेक्शन पूरा। और ये भी समझने वाली बात है कि कैसे डोमेन को कम ज्यादा करने पर ग्राफ पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो होपफुली फर्स्ट फंक्शन के बारे में सारी बात आप सबको समझ में आ गई। एफ एक्स इक्वल रूट एक्स के बारे में जितना कंसेप्चुअल डिस्कशन हुआ वो सारा कुछ समझ में आ गया तो जस्ट लेट मी नो। अब बेटा इसी तरह से जरा बी और सी पार्ट को कंप्लीट करो। हाँ कोई बात नहीं, फंक्शन नहीं है तो रिलेशन लिख दो उसको, कोई बात नहीं, बट उसको कंप्लीट प्रोसेस पूरी कंप्लीट करो। ओके जी, आपने बोला ये फंक्शन नहीं है, उसके पीछे आपका लॉजिक क्या था? आपका लॉजिक था कि एफ ऑफ 1 जो लिया वो आ गया -3, एफ ऑफ 4 आया 3,
एफ ऑफ 9 आया 13 और एफ ऑफ 16 27, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू सेट वाई, ये डज नॉट बिलोंग्स टू सेट वाई, सो इट इज नॉट अ फंक्शन. नो आउटपुट कॉरेस्पॉन्डिंग टू टू इनपुट्स, और फंक्शन में ये अलाउड नहीं है. Yes, function में for each input there has to be an output, and due to that it fails to become a function. It is a non-functional relation. But ये तो relation तो है, जैसे 1 - 3 से कनेक्ट हो रहा है, 4 जो है तुम्हारा 3 से कनेक्ट हो रहा है, और that's it. ऐसा तो ये 1-1 रिलेशन है, 1-1 into relation, 1-1 and into relation. ठीक है सब. ए हो गया बेटा, बी हो गया, गो टू सी. व्हाट अबाउट सी पार्ट? सी है फंक्शन या नहीं? सी पार्ट में एफ ऑफ 1 क्या आया? 4. एफ ऑफ 2 क्या है? एक्स को 2 पुट करो, 3√2 + 1. नो, 2 तो दे नहीं सकते हम, हमें इनपुट तो 4 देना है, राइट? तो एफ ऑफ 4 आ जाएगा 3√4 + 1, दैट इज 7. एफ ऑफ 9 क्या आएगा? 3√9 + 1, that is 10. ग्रेट. एफ ऑफ 16 क्या आएगा? अब ये गड़बड़ हो जाएगा. 3 into √16 is 4 + 1, that is 13. It does not belongs to y. ठीक है, तो ये भी नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन. यस, तो ये फंक्शन था, पहला फंक्शन था, दूसरा फंक्शन नहीं है, तीसरा फंक्शन नहीं है. ठीक है, बाकी जो जितने आउटपुट्स हैं, 1 का आउटपुट 4 है, 4 का आउटपुट 7 है, 9 का आउटपुट 10 है, तो एटलीस्ट 3 जो आउटपुट्स हैं 1-to-1 रिलेटेड है. तो ये भी कैसा रिलेशन है? इट इज 1-1 इंजेक्टिव एंड नॉन सर्जेक्टिव इनटू रिलेशन. और इसी को अगर फंक्शन बनाना हो, इसको फंक्शन बनाना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें या तो डोमेन में से ये हटा दो तो फंक्शन हो जाएगा, या तो कोडोमेन को चेंज कर दो. यहाँ 10 है, 10 के बजाय यहाँ पर इसको ये हटा के 13 कर दो और डोमेन वही रखो, तो भी फंक्शन हो जाएगा. तो ये भी कल की क्लास में डिस्कस हुआ था कि अ रिलेशन कैन बी मेड फंक्शनल बाय 3 ways. आइदर यू चेंज द डोमेन, मॉडिफाई द डोमेन, और यू मॉडिफाई द कोडोमेन, और यू मॉडिफाई द रूल. यस, रूल को भी मॉडिफाई करके भी फंक्शन बना सकते हो, बट रूल मॉडिफाई करना मतलब तब तो आपने फंक्शन ही बदल दिया. तो विदाउट चेंजिंग द रूल, अगर किसी रिलेशन को फंक्शनल बनाना चाहते हो तो आपको डोमेन या कोडोमेन को चेंज करना पड़ेगा. दैट इज इट. तो ये बात भी समझ में आ गई. अब आ जाएगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन. वैसे तो आपको समझ में आ ही गया कि फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे होता है. तो अब एक एक देखते हो एनालिटिकली. पहला, फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड in how many ways? In how many ways we can represent function? 4 ways. पहला है analytical, means here we represent the function as a relation in variable x and y and write it as an equation y is equal to fx. अब जैसे मान लो मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं, आप उसका एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन करके बताओ. दो, देखते हैं, टेस्ट करते हैं आपको. ये चैलेंजिंग होता है, ठीक है. तो हमने बोला कि एक फंक्शन है, वो ऐसा दिया हुआ है एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. एक फंक्शन दिया हुआ है 1, 4, 2, 7, 3, 10
4, 13, 5, 16। अगर ये f दिया हुआ है तो वो राइट द एनालिटिकल फॉर्म। वेरी ग्रेट। क्या ऑब्जर्व किया? तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि इनपुट तो 1 2 3 4 दे रहे हैं, आउटपुट देखो, फर्स्ट 1 का आउटपुट 4 है, 4 के बाद 7, आउटपुट को लिंक करो तो आउटपुट इज जंपिंग इट्स वैल्यू बाय 3। 3 3 3 3 से जंप रहा है, 3 के मल्टीपल में जंप हो रहा है, तो इसको लिखेंगे 3 टाइम्स x। अब अगर मैं 3x करता हूं y को तो बात अभी बनेगी नहीं, क्योंकि 3 इंटू 1 3 होगा, जबकि हमें 4 चाहिए, तो टू गेट 4 आई विल एड 1, तो इट इज 3x प्लस 1। मतलब पहले देखो कि जंप कितने का हो रहा है, डिफरेंस क्या है। डिफरेंस अगर कांस्टेंट है और 3 के मल्टीपल में है तो एपी अरिथमेटिकली वो चेंज कर रहा है, तो मल्टीपल ऑफ 3 में जंप हो रहा है तो 3 इंटू एक्स, और एडजस्ट कर लो कि ये पहला 1 है, दैट्स इट। समझ में आ रही बात? चलो एक और देते हैं, इसको बताओ। ये है एनालिटिकल फॉर्म है, ये वाला एनालिटिकल फॉर्म है। f इज गिवन एज 1,7, 2,11, 3,15, 4,19, ऐसा है। ग्रेट। तो 4 के मल्टीपल में जंप हो रहा है, ये डिफरेंस को ऑब्जर्व करो। 4 4 4, तो 4x, 4 1 जा 4 प्लस 3, तो 3 4 के प्लस 3। तो I will not say that whenever I'll write a set of ordered pair for a given function, you will be always able to find out its analytical formula. No, I can't say so, and neither you can claim कि आप हमेशा मिल जाएगा आपको, but many a times you can. जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं 1, 2, 2, 8, 3, 18, 4, 32. Can you write its functional formula? No, don't give up like this. If difference is constant, then you can definitely write, because different constant है तो वो एक अरिथमेटिकली चेंज हो रहा है, बट जरूरी नहीं ना कि डिफरेंस कांस्टेंट है, अरिथमेटिक ही रिलेशन, ऐसा जरूरी नहीं, कुछ ज्योमेट्रिक रिलेशन भी हो सकता है। सबरीना इज गिवन मी द वेरी करेक्ट आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड। इफ यू लुक एट द आउटपुट्स बेटा, आउटपुट इज डबल ऑफ स्क्वेयर, है ना, 2 into 1 square, 2 into 2 square, 2 into 3 square, 2 into 4 square. So the pattern gets you 2 into x square. So it is always interesting. It is always amazing many a times to guess the functional formula analytically. Looking at the output and input relations in the form of ordered pair, you can always try to guess its formula. And कई बार ऐसा भी होगा कि there are multiple formula, दो डिफरेंट फार्मूले से या 3 डिफरेंट फार्मूले से भी रिलेट हो जाता है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही फार्मूला हो, ठीक है। नॉनदलेस इट्स ओके, 2-3 एग्जांपल आपको समझ में आ गया, एनालिटिकल फॉर्म समझ में आ गया। जैसे मैं बोलूं कि एक फंक्शन है 0 1 2 3 से x such that x is even integer where m is non-zero integer
एंड m इज लेस देन 10, ये दिया हुआ है एक फंक्शन इस सेट से इस सेट पर डिफाइंड है, एंड सच दैट f0 0 है, f1 2 है, f2 8 है, f3 18 है, तो इसका फार्मूला क्या है, इसका एनालिटिकल फॉर्म क्या है? तो यहां भी दिख ही रहा है कि f1 इज 2 इंटू 1, f2 इज 2 इंटू 4, f3 इज 2 इंटू 9, तो इट इज fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. fx इक्वल टू 2x स्क्वायर कैन बी इट्स एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन. तो पहला केस समझ में आ गया, एनालिटिकल बात समझ में आ गई, ठीक है. दूसरा लिखेंगे बेटा एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. अब फंक्शन को अगर सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, तो लिख देंगे अ फंक्शन फ्रॉम x टू y कैन बी एक्सप्रेस एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, fx. तो इसको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर के सेट के फॉर्म में जब हम एक्सप्रेस करेंगे ना तो कुछ ऐसा होगा, f इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ, ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे x, fx ऐसे, x कोऑर्डिनेट इनपुट और y कोऑर्डिनेट इमेज को बताएगा, सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल X and y fx belongs to कैपिटल Y. तो ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन. जैसे जैसे अगर यही वाला देख लो इसको, तो इसका सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा जो ऊपर एग्जांपल दिया हुआ है, तो 0, 0, 1, 2, 2, 8 एंड 3, 18. ठीक है, तो एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर समझ में आया. तीसरा जो मेथड है वो है ग्राफिकली. ग्राफिकली का मतलब क्या है, तो बीइंग सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, being a set of ordered pair, and we know that ordered pairs are points that can be graphed in xy plane. The y is equal to fx can be graphed on xy plane. ठीक है, जैसे अगर इसी फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करना चाहूं, मैं ग्राफिकली दिखाऊं इसी जो अभी एग्जांपल लेके हम लोग चल रहे हैं, तो आई विल गेट 0, 0 एक पॉइंट आएगा यहां, 0, 0 यहां, फिर इसके बाद एक पॉइंट है 1, 2, तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 1, 2 यहां कहीं आ जाएगा, एक पॉइंट यहां आ गया. फिर 2, 8, और द स्केल इज लिटिल डिफिकल्ट, 2 के बाद में यहां पर ये 4 हो जाएगा, यहां पर मान लो 8 हो जाएगा, तो रफली 2, 8 इज समवेयर हियर, एक पॉइंट यहां आ जाएगा. एंड देन 3, 18, तो 3, 18 विल बी हियर, यहां कहीं ऐसा हो जाएगा. तो ये जो पॉइंट्स का कलेक्शन आ रहा है वो है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. एक पॉइंट यहां आ रहा है, 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 ऐसा. ये ग्राफ हो गया, हमारे फंक्शन का ग्राफ हो गया. ये ओरिजिन है. अब यही ग्राफ अगर डोमेन ऐसा होने के बजाय, इफ डोमेन is a interval 0 to 18, sorry 0 to 3, क्लोज इंटरवल. अब कितने पॉइंट आएंगे अगर डोमेन सेट को मैं चेंज करके क्लोज्ड 0 to 3 दे दो, ऐसे डिस्क्रीट सेट नहीं दिया, क्लोज इंटरवल दे दिया. अब कितने इनपुट देंगे आप, इन्फिनाइट इनपुट होंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इन्फिनाइट आउटपुट आएंगे, तो इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट आएंगे, रादर सारे पॉइंट आएंगे, तो वो ग्राफ जो है वो थोड़ा तुम्हारा ऐसा नजर आएगा, ऐसा ऐसा.
ऐसा ये ग्राफ हो जाएगा. It will exactly go by these points. So let me put those points on the graph only. ऐसा. ठीक है, ये ग्राफ किसका है? तो ये y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ है. y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ है. जब इनपुट जो है आप 0 से लेके 3 तक कंटिन्यूअस इनपुट दे रहे हो, सारे इनपुट दे रहे हो तो, और यही अगर इनपुट जो है वो -3 से 3 दे दोगे तो ये एग्जैक्टली इसी का इधर भी एक इमेज ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसा. तो ये पूरा y इज इक्वल टू 3x है, नेगेटिव -3 से 3. अगर यही फंक्शन डिफाइन करो, क्लोज इंटरवल -3 से 3 टू रियल सेट. तो थोड़ा सा समझो कि अगर डोमेन कंटिन्यूअस होगा तो आउटपुट भी कंटिन्यूअस मिलेंगे, तो ग्राफ कंटिन्यूअस आएगा. अगर डोमेन डिसकंटिन्यूअस होगा, डिस्क्रीट होगा, तो पॉइंट्स भी दूर दूर आएंगे, तो ग्राफ ऐसे स्कैटर्ड पॉइंट का कलेक्शन आएगा. ठीक है, तो ग्राफ विल ऑल डिपेंड. ऐसा नहीं कि ग्राफ सिर्फ रूल पे डिपेंड करता है, ग्राफ डोमेन पर भी डिपेंड करता है. ठीक है, ग्राफ डोमेन और कोडोमेन पर भी डिपेंड करता है. ठीक है, तो ये तीनों बातें समझ में आ गई. एनालिटिकल क्लियर है, एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया, और ग्राफिकल भी समझ में आ गया. यस और नो? तो एक बार फिर से ये सारी बातों पे कंफर्मेशन दे दो बेटा. बीइंग अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, अ फंक्शन कैन बी ग्राफ्ड. वो ग्राफ जो है ऐसे, अगर पूरा रियल सेट डोमेन दोगे तो पूरा ऐसे कंटिन्यूअस ग्राफ आएगा पैराबोला का, नहीं तो ऐसे डिस्क्रीट पॉइंट्स का कलेक्शन आएगा. पांचवा जो है डायग्रामेटिक, वो तो आपको पता ही है. ठीक है, कि डायग्रामेटिकली इट इज गिवन बाय एरो डायग्राम. इधर में डोमेन के एलिमेंट, इधर में कोडोमेन के, और फिर जो एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं एरो से कनेक्ट कर देंगे ऐसे. तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्या ग्राफिकली डायग्रामेटिकली हो गया. तो किसी भी फंक्शन को टेस्ट करने के कितने मेथड हो गए बेटा? 4 मेथड. कौन कौन से? एनालिटिकल, एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ग्राफिकल एंड डायग्रामेटिक. और ये आपको पता है कि ग्राफिकली दिया हुआ है तो कैसे टेस्ट करते हैं, एनालिटिकली दिया हुआ तो फंक्शन कैसे टेस्ट करते हैं. ठीक है, तो टेस्ट ऑफ फंक्शनैलिटी, टेस्ट ऑफ फंक्शनैलिटी है ना, पता है ना कि एनालिटिकली कैसे करते हैं. एनालिटिकली में वन मेनी का डिनायल करते हैं, डिनायल ऑफ वन मेनी. कैसे करते थे डिनायल ऑफ वन मेनी, याद है कि भूल गया? x1 इज इक्वल टू x2 लेते, यस, एंड देन शो करते हैं कि y1 इक्वल टू y2. अगर x1 इक्वल टू x2 इंप्लाइज y1 इक्वल टू y2, तो ये वन मेनी का डिनायल हो जाता है. और वन मेनी नहीं है तो मेनी मेनी नहीं है तो फंक्शन हो जाएगा. तो ये फंक्शन हो जाएगा. इसी तरह से ऑर्डर्ड पेयर का डिनायल हर एक को कर सकते हैं. तो हम लोग सीधे सीधे टेस्टिंग पे जा रहे हैं. ठीक है, तो मैं टेस्ट पे जा रहा हूँ. मेथड ऑफ टेस्टिंग अ रिलेशन टू बी ए फंक्शन, और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एज ए ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है, बट इससे पहले जितनी बातें डिस्कस हुई, आर यू कंफर्टेबल विद दैट? देन प्लीज लेट मी नो. ये चारों पार्ट पे कंफर्टेबल हो बेटा तो एक बार कंफर्म कर दो, फिर टेस्टिंग करते हैं क्विक. ग्रेट. तो अब पहला टेस्ट लिखेंगे, क्योंकि 4 मेथड है तो हम लोग चारों मेथड पे कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे टेस्ट करने का, कि कोई रिलेशन दिया हुआ है और मान लो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको फंक्शन है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे. तो लिख दो, एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर a relation defined from x to y, if represented as a set of ordered pair, will become a function if and only if जो ऑर्डर्ड पेयर के x कोऑर्डिनेट हैं, x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट को इकट्ठा करो, कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल एब्सिसा मस्ट बी इक्वल टू x.
पहली कंडीशन यही है, क्योंकि सारे x कोऑर्डिनेट का कलेक्शन अगर कैपिटल X के इक्वल हो गया, इसका मतलब हर एक इनपुट से आउटपुट आ रहा है। फिर सेट ऑफ y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करो, और वो अगर y कैपिटल Y का सबसेट हो गया तो इसका मतलब है कि वो आउटपुट डिफाइंड भी है, तो हर एक इनपुट से आउटपुट कंफर्म हो जाएगा। और फिर हम ये चेक कर लेंगे कि कोई दो ऑर्डर्ड पेयर का x सेम नहीं होना चाहिए, क्यों कि अगर ऐसा हुआ तो एक इनपुट से दो आउटपुट हो जाएंगे। तो यही तीन चीजें चेक करनी है, तो लिख दो फटाफट। पहला, दैट सेट ऑफ एब्सिसा, एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट है ना, सेट ऑफ एब्सिसा ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इज इक्वल टू डोमेन। हाँ, वन मेनी का डिनायल ही करना है, दैट्स इट। सेट ऑफ एब्सिसा ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू डोमेन सेट फर्स्ट। दूसरा, सेट ऑफ ऑर्डिनेट्स मतलब y कोऑर्डिनेट, सेट ऑफ ऑल y कोऑर्डिनेट इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये सेकंड चेक है। एंड तीसरा, नो टू ऑर्डर्ड पेयर शुड हैव सेम एब्सिसा। ये तीन कंडीशंस, अगर ये तीन कंडीशंस डिफाइंड हैं, मतलब फुलफिल हो रही हैं, तो हम बोलेंगे कि हमारा रिलेशन फंक्शनल है, मतलब वो फंक्शन होगा। ठीक है, क्या x कोऑर्डिनेट का कलेक्शन कैपिटल X के इक्वल हुआ, जिससे, और y कोऑर्डिनेट का कलेक्शन y कैपिटल Y का सबसेट हुआ। ये दो फर्स्ट दो कंडीशन से हम ये इंश्योर करेंगे कि फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन आउटपुट, क्योंकि अगर y कोऑर्डिनेट का सेट कोडोमेन का सबसेट नहीं हुआ तो कुछ एक y कोडोमेन के बाहर हो जाएंगे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x का आउटपुट डिफाइन नहीं होगा, इसलिए दोनों कंडीशन। तीसरी, नो टू ऑर्डर्ड पेयर शुड हैव सेम एब्सिसा, इससे ये इंश्योर होगा कि वन मेनी नहीं। क्वेश्चन करिए, टेस्ट वेदर फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम सेट 1 2 3 4 टू 2 3 4 5 6 आर फंक्शनल और नॉट। तो ये चार ऑर्डर्ड पेयर मैं दे रहा हूं, आपको बताना ये इसमें से कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। फटाफट बोलिए, ए फंक्शन है कि नहीं, बी फंक्शन है कि नहीं, सी फंक्शन है कि नहीं, डी फंक्शन है कि नहीं, जल्दी आंसर करिए। 1, पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखो, 1 2 3 4, ये आ गया ये, इसका मतलब है, और 2 4 3 0, 2 4 3 0 यहाँ लफड़ा है, 2 यहाँ है, 4 है, 3 है, 0 इसमें नहीं है, तो f3 इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट अ फंक्शन, या इट इज नॉट अ फंक्शन। Reason, because f3 is 0 does not belongs to y, so f3 is not defined. There is no output corresponding to 3. For each input there has to be an output, so it is not a function. पहला पार्ट का हो गया काम खत्म। अब यहां फिर से देखो तो यहां पर 1 2 3 4, f4 is not defined, ये भी फंक्शन नहीं है, f4 नॉट डिफाइंड, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट ही नहीं है। अब आउटपुट नहीं है तो भी फंक्शन नहीं होगा, और आउटपुट दिख रहा है लेकिन वो कोडोमेन में नहीं है, उसका मतलब भी वही होता है। ठीक है जी, पहला भी हो गया, दूसरा, तीसरा, 1 2 3 1 4, f4 इज नॉट डिफाइंड, f4 नॉट डिफाइंड। ना f4 नहीं, 4 तो 4 पर दूसरी बात है, f4 डिफाइंड नहीं है, एज वेल एज f1 इज इक्वल टू 3 एज वेल एज 6, तो 1 मेनी भी है, तो दोनों पाप हैं इसमें, दो पाप हो रहे हैं। एक इनपुट का आउटपुट नहीं है, 4 का आउटपुट नहीं है, और 1 के दो आउटपुट है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। ये डिसाइड हो गया कि तीनों फंक्शन नहीं है। चौथा, 1 2 3 4 ये हो गया कंप्लीट, 6 5 4 2 ये यहाँ है सारे, 6 5 4 2 सबसेट है, एंड दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन है। कि सभी लोगों को समझ में आ गया पहला केस बेटा? जस्ट लेट मी नो क्विक। यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप में से हर एक को क्लियर है।
हाँ, अगर इस तरह के कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन आ गया और उसको बताना हो कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, तो आप अगर कॉन्फिडेंस है कि आप कर लेंगे तो यस करो, और नहीं तो नो। स्टिल वर्किंग ऑन इट। अरे भाई कौन है भाई, इतना काम क्यों कर रहे हो बेटा, इतनी सीधी सी बात है और इसमें भी अभी आप बोल रहे हो कि स्टिल वर्किंग ऑन इट। सर अभी बस लिख के नहीं थे, समझ तो आ गई। ठीक है ठीक है ठीक है, लिख लो लिख लो, नोट इट डाउन। समझ में आ गया ना बच्चे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, नोट यस कर। सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको नोट करो बेटा, और इसके बाद आप दूसरी हेडिंग देंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज एनालिटिकल टेस्ट। ठीक है, कि व्हेन द फंक्शन, when the relation is given analytically as a formula, as an equation in x and y, then how do we test whether it is a function or not? तो उसका तो टेस्ट करना आप जानते ही हो, तो उस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नोट कर लिया बेटा? शैल आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, ठीक है, ग्रेट। सेकंड में लिखेंगे बेटा एनालिटिकली। एनालिटिकली अगर कोई रिलेशन फंक्शन है तो वो वन मेनी टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहिए। मतलब x1 x2 को इक्वेट करके, इनपुट्स को इक्वेट करके और कैरी आउट करो, और y1 इक्वल टू y2 प्रूव कर दो। मतलब व्हेन इनपुट्स आर इक्वल, आउटपुट कैन नॉट बी डिफरेंट। दैट मीन्स यू आर claiming that for one input there can never be more than one output, and so the relation become functional. तो लिख दो कि a relation f from x to y defined as y equal to fx will be function if and only if, as and when x1 becomes equal to x2 will always imply fx1 is equal to fx2, that is y1 equal to y2. तो अगर x1 x2 के इक्वल है, इसको एज्यूम करके आप y1 equal to y2 प्रूफ कर दो, तो हमारा रिलेशन वन मेनी नहीं हो सकता, एंड देयरफॉर वो फंक्शन हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मतलब ऐसे बोल रहे हो, मान लो ऐसा है, x1 इक्वल टू x2 है, बट y1 इज नॉट इक्वल टू y2, तो वन इनपुट टू आउटपुट, तो ये वन मेनी हो गया, तब ये फंक्शन नहीं होगा। बट अगर x1 इक्वल टू x2 इंप्लाइज y1 इक्वल टू y2, तो इसका मतलब है कि जब जब इनपुट सेम होंगे, इनपुट कोइंसाइड करेंगे, तो आउटपुट डिफरेंट नहीं रह सकते, आउटपुट भी कोइंसाइड कर जाएंगे। मतलब सेम इनपुट से डिफरेंट आउटपुट, दो डिफरेंट आउटपुट नहीं मिल सकते, एंड देयरफॉर द रिलेशन बिकम फंक्शनल। जैसे टेस्ट वेदर द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन आर नॉट, ये और ये दो दिया, मैंने बोला फंक्शनैलिटी का टेस्ट करो, बिकॉज ये सब मैं पहले करा चुका हूं वन मेनी का टेस्ट, तो अभी आप आराम से कर सकते हो। चलो एक करते हैं, ए पार्ट को मेरे साथ साथ वर्कआउट करो। ठीक है जी, हमारा फंक्शन कहां से डिफाइंड है? रियल से रियल पर डिफाइंड है। हम लोग बिगिन करेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। डोमेन तो हमेशा गिवन होगा बेटा। इफ डोमेन इज आइदर गिवन और वी हैव टू फाइंड आउट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारा एक फंक्शन है y इज इक्वल टू रूट एक्स, और यहां पर फंक्शन का डोमेन इन्होंने नहीं दिया, तो हम बोलेंगे कि भाई डोमेन वो सेट होता है जिसके हर एलिमेंट का आउटपुट मिले। तो ऑब्वियसली रूट एक्स को डिफाइन होने के लिए एक्स को हमेशा 0 से इन्फिनिटी होना पड़ेगा। तो डोमेन हमने अपनी तरफ से फाइंड कर लिया। डोमेन एक ऐसा सेट होगा जिसके हर एक एलिमेंट का आउटपुट कोडोमेन में होना चाहिए, हर एलिमेंट के लिए आउटपुट डिफाइंड होना चाहिए। तो डोमेन हमें फाइंड करना पड़ेगा, मानेंगे नहीं अपने आप से कुछ भी, फाइंड करना पड़ेगा। कोडोमेन
कोडोमेन की बात करो, वो मैंने बताया था कोडोमेन. कोडोमेन इज ऑलवेज गिवन, मोस्टली कोडोमेन गिवन होता है. बट इफ नॉट, अगर नहीं गिवन है, then it is taken as set of real number. उसका भी रीजन मैंने दिया था, इस वजह से क्योंकि हमारा जो स्कोप ऑफ डिस्कशन है, हमारा जो सिलेबस है, उसमें सिर्फ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रिलेशन ही हैं. मतलब वो रिलेशन फंक्शन ही हमारे सिलेबस में है जिनका वैल्यू रियल आता है. इसलिए रियल सेट को ही हम कोडोमेन एज्यूम कर लेते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा कोडोमेन रियल ही सेट होता है. हमारे अपने स्कोप ऑफ डिस्कशन में रियल है, जेई एडवांस और मेन तक. अदरवाइज कॉम्प्लेक्स सेट भी कोडोमेन होता है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन भी पढ़ेंगे आगे चल करके आप. ठीक है, तो चलो इसकी टेस्टिंग करते हैं. y इक्वल टू 2x क्यूब कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट x1 इज इक्वल टू x2. अब x1 इज इक्वल टू x2, y x इनपुट है तो 2x क्यूब आउटपुट है, तो f x1, this implies f of x1 is equal to f of x2. ये प्रूफ करना है ना, तो कैसे करेंगे? तो हम इसको ये प्रूफ करने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे x1 x2 से. क्या करें बोलो? क्यूबिंग. x1 क्यूब विल बी x2 क्यूब. दिस implies 2x1 क्यूब is equal to 2x2 क्यूब. This implies ये fx1 है. fx अगर 2x क्यूब है ना, fx इज इक्वल टू 2x क्यूब, तो fx1 इज 2x1 क्यूब, और ये fx2 है, मतलब y1 इक्वल टू y2. सो इट इज फंक्शन. वन मेनी नहीं हो सकता, इसलिए फंक्शन है. तो एक और चीज चेक करते हैं कि अगर रियल टू रियल है तो हर रियल का आउटपुट होना चाहिए, ये भी चेक करना होता है. तो हर एक रियल, अगर x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी देंगे, तो माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, देन x क्यूब वेरीज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एंड 2x क्यूब ऑल्सो वेरीज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. मतलब ऑल इमेजेस लाई इन कोडोमेन. ये भी चेक करते हैं. And therefore function is defined for all real x, defined for all real x. तो हर इनपुट का आउटपुट है, और आउटपुट वन मेनी रिलेशन का नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन है. ठीक है, ऐसे बी पार्ट को टेस्ट करो. बी पार्ट टेस्ट करके मुझे बताओ बी पार्ट फंक्शन है या नहीं है. तो दो बातें देखो. इफ y is real, then y square is greater than equal to 0, and therefore x belongs to 0 to infinity. So if x is minus infinity to 0, then fx, that is y, is not defined. नेगेटिव इनपुट का कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि रियल सेट में, रियल सेट क्या है बेटा? रियल सेट होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. इसमें नेगेटिव, x की वैल्यू नेगेटिव भी होगी, पॉजिटिव होगी, बट इस रूल में अगर x की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप x की वैल्यू -1 रखते हैं, तो y स्क्वायर -1 है, तो y स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर. तो y की वैल्यू आएगी, लेकिन दोनों नॉन रियल आएगी, y की रियल वैल्यू नहीं आएगी, और आउटपुट रियल नहीं आएगा तो डिफाइंड नहीं है. तो इसका मतलब है कि पहले ही बोल दिया कि नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है. और इसके लिए वन मेनी वाला डिनाइल नहीं किया मैंने, वन मेनी के अलावा डोमेन वाला डिनाइल कर दिया कि भाई डोमेन में कुछ बहुत सारे एलिमेंट का आउटपुट ही नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं है.
बात समझ में आई कि नहीं? अब आते हैं कि मान लो कि इसका डोमेन ऐसा नहीं दिया है। मान लो, सपोज करो इसी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी टू रियल एन एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब बोलो, अगर ऐसा दिया हुआ है तब क्या करेंगे? तब तो ये हर एक इनपुट से आउटपुट मिल रहा है, तो अब हम चेक करेंगे क्या, वन मेनी वाला टेस्ट करेंगे। लेट x1 इज इक्वल टू x2, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो x1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर है और x2 इज इक्वल टू y2 स्क्वायर है, and therefore y1 square minus y2 square equal to 0, y1 minus y2 into y1 plus y2 0। तो यहां से क्या आया बेटा, पहला फैक्टर 0 तो y1 इक्वल टू y2 और y1 इज इक्वल टू माइनस y2। तो x1 इक्वल टू x2 does not necessarily implies y1 equal to y2। there is another way कि अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट डिफरेंट भी हो सकते हैं, आउटपुट नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक दूसरे के दो आउटपुट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके इसको कंफर्म भी कर देते हैं। जैसे x की वैल्यू अगर हमने 4 लिया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 2 एंड -2। तो 4 से दो आउटपुट दिख रहा है मुझे, एक आउटपुट -2 है और एक आउटपुट 2 है। इट इज वन मेनी रिलेशन, नॉट फंक्शन। समझ में आ गया कि नहीं? तो एनालिटिकल टेस्ट में जरा एक बार कंफर्म करो बेटा। Yes, sir. क्या क्या करेंगे अगर किसी एनालिटिकल फार्मूले का फंक्शनैलिटी टेस्ट करना हो? तो सबसे पहले इंश्योर करेंगे कि उसके डोमेन वाला जो सेट दिया हुआ है उसके हर एक एक्स के लिए वाई रियल एंड फाइनाइट है। डोमेन चेक करेंगे कि हर इनपुट से आउटपुट है या नहीं। अगर किसी एक भी इनपुट से आउटपुट नहीं है तो वही बात वही बोल देंगे इट इज नॉट फंक्शन। बट अगर हर एक इनपुट से फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन आउटपुट, ये टेस्ट हो गया, तब आप वन मेनी का डिनायल वाले मेथड से जाएंगे। लेट x1 इज इक्वल टू x2 देन ट्राई टू प्रूव y1 इक्वल टू y2। तो ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर का टेस्टिंग एज वेल एज एनालिटिकल टेस्टिंग हो गया, है ना। अब फाइनली आ जाते हैं तीसरा। अब इसके बाद तो सिंपल है, ग्राफिकल टेस्टिंग मैंने पहले ही बता दिया आपको। ग्राफिकल टेस्टिंग में वन मेनी का डिनायल कैसे करते बेटा? वर्टिकल लाइन टेस्ट, है ना। तो आप लिख दो ग्राफिकली, मैंने दोनों बताया था कि अगर मेनी वन करना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट और वन मेनी के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। तो लिख दो ग्राफिकली, अ रिलेशन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, पहले से समझा हुआ है, जस्ट नोट इट डाउन। गिवन एज y is equal to fx is function if all the straight lines of the type x equal to alpha, all vertical lines x equal to alpha, alpha is in domain। अगर डोमेन में कोई नंबर है अल्फा तो x इक्वल टू अल्फा लाइन ड्रॉ करो और वो लाइन ग्राफ ऑफ द रिलेशन को सिर्फ और सिर्फ एक बार कट कर रही है, तो हमारा रिलेशन फंक्शन होगा। जैसे समझो, एक ग्राफिकली मैं दिखा रहा हूं, दो सिचुएशन दिखा रहा हूं, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। इनफैक्ट 3 सिचुएशन दिखा रहा हूं। मान लो कि हमारा डोमेन है, डोमेन ये है ए से बी तक, ये डोमेन है। यहां पर भी ऐसे ए से बी तक डोमेन है।
ठीक है जी। अब मान लो ग्राफ रिलेशन का ऐसा है, ध्यान से समझना। मान लो ग्राफ ऐसा है, ए पर कुछ वैल्यू है, बी पर भी कुछ वैल्यू है, और इसके बीच ग्राफ ऐसा है, ऐसा ग्राफ है। और एक केस ऐसा है कि ए पर कुछ वैल्यू है, बी पर भी कुछ वैल्यू है, और ग्राफ ऐसा है, ऐसा। और एक केस में ग्राफ ऐसा मान लो, ऐसा ग्राफ। अब हमें क्या करना है, फंक्शनैलिटी टेस्ट में हमें डोमेन में हर एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी। मतलब ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और उसी लाइन को डोमेन में ड्रैग करो। मतलब पुट अ वर्टिकल लाइन लाइक दिस, और इस लाइन को ऐसे ड्रैग करो, खींचो इसको ऐसे लेफ्ट टू राइट। कहां से, ए से लेकर के बी तक ऐसे ड्रैग करो। तो in every position this line must be able to intersect the graph exactly once। अगर हर पोजीशन में ये लाइन ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक बार कट कर रही है तो ये रिलेशन फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि हर एक इनपुट से एक आउटपुट कंपल्सरीली मिल रहा है। ये फंक्शन होगा, बट ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑल्दो फॉर मोस्ट ऑफ इनपुट देयर इज एग्जैक्टली वन आउटपुट, बट देयर इज सम, कुछ इनपुट ऐसा भी है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को आउटपुट नहीं दिख रहा। ये देख रहे हो, ये वर्टिकल लाइन नहीं मीट कर रही ग्राफ को। तो इसका मतलब है कि किसी स्पेसिफिक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग देयर इज नो आउटपुट। तो ये बीच में जितने इनपुट है इन दोनों लाइन के बीच में, उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट नहीं है। तो ये नॉट फंक्शन, पहला फंक्शन है, ये फंक्शन है। और तीसरा फंक्शन नहीं है। रीजन बीइंग कि ऑल्दो हेयर इट इज इंटरसेक्टिंग वंस, वर्टिकल लाइन टेस्ट को यहां तो क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन कुछ पोजीशंस ऐसे हैं जहां पर ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। मतलब है एक से ज्यादा इंटरसेक्शन क्या बता रहा है कि एक इनपुट, मान लो ये x इक्वल टू के है, तो ये पॉइंट तुम्हारा हो गया k कॉमा y1, ये पॉइंट हो गया k कॉमा y2, और ये पॉइंट हो गया k कॉमा y3। मतलब इनपुट एक, आउटपुट अनेक। तो इट इज वन मेनी रिलेशन, नॉट फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन है, ये नहीं है और ये नहीं है। ठीक है, तो ग्राफिकली समझ में आ गया कैसे करना है टेस्ट, एनालिटिकली समझ में आ गया कैसे करना है टेस्ट। ठीक है, एज ए ऑर्डर्ड पेयर डायग्रामेटिकली आपको देख के ही पता चल जाता है, तो उसमें मुझे कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ग्राफ सारे बना लिए बेटा। तो यहां पर ये लिख दो एक पॉइंट, इफ फॉर एट लीस्ट 1x, ये पॉइंट भी लिख दो, belonging to 1 alpha belonging to capital X, the line, the vertical line x equal to alpha does not cut the graph, then it means f alpha is not defined, अल्फा का आउटपुट नहीं है। सो f इज नॉट फंक्शन, तो उसको, उस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। एक पॉइंट ये आ गया, और तीसरा पॉइंट एक लिख दो, इफ फॉर सम
alpha belonging to capital X, x equal to alpha cuts the graph more than once, then relation is one many. Then relation is one many, and so not function. तो ये तीनों बातें बताई कि अगर x इक्वल टू अल्फा फॉर एवरी अल्फा इन द डोमेन कट्स द ग्राफ एग्जैक्टली वंस, देन इट इज अ फंक्शन. इफ फॉर एटलीस्ट वन अल्फा, कम से कम एक अल्फा के लिए x इक्वल टू अल्फा का इंटरसेक्शन ग्राफ के साथ नहीं है तो भी फंक्शन नहीं है, और अगर एक से ज्यादा इंटरसेक्शन है तो भी फंक्शन नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया वर्टिकल लाइन टेस्ट. एग्जैक्ट ये वन मेनी का डिनायल, वन मेनी है या नहीं है वर्टिकल लाइन टेस्ट से पता चलता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से क्या पता चलता है कि वो मेनी वन है या नहीं है. अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक बार कट करती है तो वो वन वन है, इंजेक्टिव है, और अगर एक से ज्यादा बार कट करती है तो वो मेनी वन है, दैट इज नॉन इंजेक्टिव है. ठीक है, तो अब हमें फंक्शन का इंजेक्टिविटी टेस्ट, फंक्शनैलिटी टेस्ट सब कुछ करना आता है. ठीक है, तो कल की क्लास के बाद आपको मैंने गेम नहीं शेयर किया था, रीजन बीइंग कि मैंने देखा कि उस गेम में जो क्वेश्चंस थे वो फंक्शन पर बेस्ड थे मोस्टली, राइट. तो अभी मैं जस्ट आपके सामने एक गेम आपको शेयर कर रहा हूं, गेम 12. ठीक है, और आप इस गेम 12 का क्वेश्चन सारा कर जाएंगे. ठीक है, डिस्कशन क्लास होगी तो उसमें ये डिस्कस होगा, इसलिए ये जरूरी है कि आप सारे क्वेश्चन करेंगे गेम 12 के. क्या 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 बोला बेटा? यू आर नॉट ऑडिबल. एक्सरसाइज कौन सा बोल रहे हो? पूछ रहे कि 2.3 भी है सर. एनसीईआरटी की बात कर रहे हो? यस. नहीं, एनसीईआरटी में आई हैव टू चेक. अभी रुक जाओ बेटा, जस्ट होल्ड ऑन. अभी 2.3 नहीं करेंगे शायद, क्योंकि उसमें 2.3 कर सकते हैं मुझे लग रहा है. 2.1 कर सकते, कर चुके हैं, 2.2 कर चुके हैं. 2.3 नहीं कर सकते क्योंकि 2.3 में यहाँ पर ना अलग अलग टाइप के फंक्शन है. बट है बड़ा सिंपल सा, कर जाओ एक्सरसाइज 2.3 कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. और नेक्स्ट क्लास के बाद जो है आप इसका 2.4 भी कर जाएंगे तो खत्म ही है ये. एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म ही होने वाला है. ठीक है जी. तो जो गेम मैंने शेयर कर दी है आपको ग्रुप के ऊपर में, ये गेम का सारा क्वेश्चंस करेंगे आप. गेम 12 कंप्लीट. और जो इनइक्वालिटी वाला जो क्वेश्चन बैंक था उसको भी करेंगे, क्योंकि अब डाउट सेशन में यही दोनों डिस्कस होगा, ये और ये. दूसरा एक और अनाउंसमेंट आपको करना है, आपका जो ग्रुप्स है उसका टाइमिंग डेज थोड़ा सा चेंज हुआ, मतलब शफलिंग हुई है, तो उसको देख लेना पहला तो ये. दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि हम लोग अभी एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल एंड लॉग. देखो जो अभी चल रहा है ना ये फंक्शन वाला टॉपिक, ये बहुत आराम से चलेगा और थोड़ा ज़्यादा नंबर ऑफ मतलब लेक्चर्स इसमें लगेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बेशक ये +2 का पार्ट है लेकिन +1 में कर लेने से आपका मैथमेटिक्स का लेवल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, राइट. तो इसलिए इसको करना है. बट अगर इसी टॉपिक पर हम जितना ज़्यादा स्टे करेंगे ना, आपका सिलेबस जो है वो उतना प्रोग्रेस नहीं करेगा.
तो कुछ एक टॉपिक हैं जो पहले आप सबको मैं बता दे रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसमें एक टॉपिक है एक्सपोनेंशियल एंड लॉग, ठीक है। मान लो 3 या 4 लेक्चर का टॉपिक है, ठीक है। एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये एनसीईआरटी का चौथा टॉपिक है। ये हार्डली एक लेक्चर में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, सवाल भी हो जाएंगे, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक टॉपिक है इनइक्वालिटी वाला जो टॉपिक है, उसमें हमने एक एक्सरसाइज करी थी और एक पेंडिंग है अभी, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन, एक लेक्चर का काम है। तो ऐसे कुछ एक टॉपिक है ना इनइक्वालिटी, ऐसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है। तो जितना एनसीईआरटी में है वो हार्डली जो है 2-3 लेक्चर का काम है। तो मैं ये क्या करूंगा, सबसे पहले ये 3-4 टॉपिक को फिनिश करूंगा, ठीक है। तो इसके जो क्लास है वो अलग से, कंसेप्ट की क्लास एकदम सेपरेट लगेगी आपकी, आपके रेगुलर शेड्यूल पे हो सकता ना लगे, अलग से लगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट के बाद उसका जो क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस होगी आपके रेगुलर शेड्यूल में ही होगी, आपका जो डेज है इसी में होगी। तो वो मैं अनाउंस करूंगा किसी भी एक स्लॉट में बेटा, सारे बच्चों की कंबाइंड, सारे 11th के बच्चों की कंबाइंड कॉन्सेप्ट क्लास लगेगी। किस किस टॉपिक पर? एक्सपोनेंशियल, लॉग, पीएमआई एंड बेसिक लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत डिफिकल्ट और बहुत अच्छा टॉपिक है, वो एंड में होता है। उतना अभी डिस्कस कर लेंगे जितना आपके स्कूल्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो उसका अलजेब्राइक पार्ट, ठीक है, और प्लस एक इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये पोर्शन को हम इसी अगले 1 महीने में इसको हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि आपको जो है वो कोई एक टॉपिक से मैं स्टार्ट कर दूंगा, चाहे वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आसान है उससे स्टार्ट करेंगे, फिर पीएमआई के बाद में इनइक्वेशंस करेंगे, फिर एक्सपोनेंशियल एंड लॉग करेंगे, ठीक है। तब तक आपका ये फंक्शन भी काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। तो वो अनाउंसमेंट होगा, आप उसको देख लेना। एनी क्वेरी बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो क्लास को मैं यहीं पर समराइज कर रहा हूँ। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा, टेक केयर। और वो क्वेश्चन जो है वो सारे कर जाओ, ये जो गेम अभी शेयर किए साथ के साथ फटाफट। ओके, गुड इवनिंग, बाय। थैंक यू सर।